हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आरपीएससी का एग्जाम आ चुका है ना। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो वही है कि स्कूल लेक्चरर के सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है, तो आपने देखा स्कूल लेक्चरर के पेपर में वैसे काफी जनों ने पहले दे भी रखा है और अब भी तैयारी कर रहे हैं, पर आपने देखा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सेपरेट है और फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत सारी कोचिंग करवाती है क्योंकि उसमें जीके है सारा, है ना। जीके कॉमन पेपर होता है तो वो सारा का सारा जितनी भी कोचिंग्स है वो सबकी सब कॉमन जो है तैयारी कराती रहती है। लेकिन ये जो सेकंड जो पेपर है ना उसके आपके नोट्स वगैरह और सब्जेक्ट की कमांड ये बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमारा जो मेन टारगेट है हमारे इम्बाइब लर्निंग पर जो सब्जेक्ट मैटर चल रहा है उसका मेन टारगेट है, वैसे हमारा जो चल रहा था प्रोग्राम वो नीट का तैयारी का था, लेकिन अब चूंकि काफी डिमांड आ चुकी है बच्चों की, अब आपके लेवल पे बच्चे तो क्या है, आप बड़े हो गए हैं सारे के सारे, है ना। तो काफी सारे तो जो है टीचिंग लेवल पे गए हुए भी हैं, थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड, है ना। तो आप लोगों की तरफ से काफी डिमांड मेरे पास आई कि आप स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करवाएं। ठीक है, तो हमारा प्लान अब नया शुरू हुआ। आज सबसे पहला दिन है और पहले दिन जब भी हम किसी पेपर को दें तो हमारे दिमाग में उस पेपर का एक सिनेरियो फिक्स हो जाना चाहिए कि इस पेपर में क्या आएगा। मैंने कहा था आपको फर्स्ट पेपर के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टीचर हैं और आप उसके बारे में आप जानते हैं। मैं बात करती हूँ सेकंड पेपर की। ठीक है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का पेपर होता है। आप बायोलॉजी दे रहे हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लेक्चरर की तो केमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथ है तो मैथ, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है तो एटसेट्रा। ओके, और हमारा मेन यहाँ पर क्या लेकर आए हम, बायोलॉजी स्कूल लेक्चरर जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अब कॉमन सेंस की बात है भाई कि अगर 11th और 12th स्टैंडर्ड के टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो उसको कम से कम पीजी लेवल का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 11th 12th को पढ़ाना और 11th 12th वाला ही पढ़ाते, है ना। भाई आप पीजी के हैं तो मुझे कम से कम एमफिल, एमएससी और बीएड, एमएड तो करा होना ही चाहिए ना। जैसा कि मेरा खुद की क्वालिफिकेशन है मैं एमफिल बॉटनिस्ट और एमएड हूँ, पीएचडी हूँ बॉटनी में, तो मुझे आपसे थोड़ा सा ऊपर होगा तो मैं पढ़ा पाऊंगी, वरना कहाँ हिम्मत होती है ना। तो हम जो है यही बात कर रहे हैं कि जब आपको 11th 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पढ़ाना है आगे जाकर भविष्य में, है ना, तो आपको यूजी और पीजी तक का भी नॉलेज जरूरी है। और जब पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि क्लासरूम में प्रॉब्लम्स बहुत आती है। बच्चे इस उम्र के जो है ना वो सारे एडोलेसेंस स्टेज में आ चुके होते हैं, तो आपको क्लास फेस करने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए दो और चीज रिक्वायर्ड है। एक तो सब्जेक्ट तो है ही, बायोलॉजी पढ़ा तो बायोलॉजी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरत है कि हम क्लास में कौन सी टेक्निक्स यूज करें जिससे कि क्लास का माहौल बड़ा हेल्दी रहे, एनर्जेटिक रहे, हाई एनर्जेटिक रहे और बिल्कुल इंटरैक्टिव सेक्शन चलता है। ऐसा नहीं कि टीचर ही टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं, स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं, टीचर बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो सारी टेक्निक्स जिसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से बीएड की सेक्शन में पढ़ा करते हैं, है ना, ऐसे बच्चों के माइंड लेवल को भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन सा बच्चा, आपको पता है कि बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है। एक क्लास में अगर 100 बच्चे भी है ना, मैं कहूँ 5 बच्चे भी है, 100 तो बहुत लेवल के, पांचों के पांचों का बिहेवियर अलग होगा और वो बिहेवियर उसके माइंड लेवल को समझाता है कि उसके दिमाग कैसे चल रहा है। एक बच्चा आपके बारे में कुछ सोच रहा होगा, दूसरा कुछ सोच रहा होगा, तो आपको भी वो आप देखा करो, कई बार चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि बच्चा क्या चाहता है अपने से, है ना। वो चेहरा देखकर हम कैसे समझते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत हमारा को साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले सेकंड पेपर में सब्जेक्ट प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये 3 पार्ट है। अब आपके आरपीएससी ने जो सिलेबस निकाला है उसमें आपको पता है कि
कर दिया है। ठीक है, तो ये यूनिट जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की है। अब इसके लिए सारे के लिए आप सबसे पहली मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप ये कह दीजिए कि मेरी जरूरत है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अदर जितने भी कैंडिडेट है, आपके शिक्षक के जितने भी ग्रुप है, उसको वायरल कर दीजिए। और मैं इस सिलेबस को मैक्सिमम पूरा कराने की कोशिश करूंगी। मेरे मैराथन क्लास के नाम से एक टॉपिक चलेंगे, तो उसमें थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में लॉन्ग टर्म कोर्स होता है। हमारे को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कोर्स कवर करना है। आप सोचो 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यूजी फर्स्ट ईयर, यूजी सेकंड ईयर, तो मतलब 5 और 2 7 क्लास का सिलेबस कवर करना है हमें, है ना। तो 7 क्लास के सिलेबस को कवर करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पीड तेज रखनी पड़ती है, तो वीडियो काफी थोड़ा बड़े होंगे, तो बड़े ध्यान से आराम से पढ़िएगा। और अब हम सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस बात को देखते हैं कि जो हमारा पेपर सेकंड जो आरपीएससी स्कूल एग्जाम के लिए जो एग्जाम 2022 है ना, 2022, ओके, उसमें आखिर 11th 12th यूजी और पीजी के जितने चैप्टर आज तक अपन ने पढ़े हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टोटल कितने पेपर, टोटल जो है मार्क्स कितने हैं, सभी क्वेश्चन क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स के वेटेज के रखे हुए हैं या अनइवन है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो देखो, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर कितने, टोटल नंबर 300 मार्क्स का पेपर है, ओके। ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, आप साथ साथ में चलिएगा, मैं पीडीएफ को ही आगे चला रही और शॉर्ट में हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर में हमारा, ओके। तो मैक्सिमम इतना, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन है। अब आप कॉमन सेंस की बात है, अगर 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स का 300 है, मतलब कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब आपको पता ही कॉम्पिटिटिव पेपर में सबसे बड़ा काम ही क्या है कि उसको नेगेटिव मार्क करना है। अगर राइट क्वेश्चन किया तब तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया तो 1/3 जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके, ध्यान रखना। इससे सबसे पहले सतर्क रहना है कि हमें गलत नहीं करना है, बड़े समझ से काम लेना है, ठीक है। तो 1/3 हमारे कट होंगे, और राइट क्वेश्चन होगा तो हमें गेन कितना होगा, 2। तो इसको इस तरीके से लिखा करते हैं, आपको बताइए। वैसे ही आपको सीखने की जरूरत नहीं है, पर बात कहने का मतलब अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि +2 राइट के मिलेंगे और 1/3 आपका रॉन्ग के कटेंगे, ओके। अब देखो पेपर में क्या क्या इंक्लूड है, अभी मैंने आपको बोल ही दिया था। सीनियर लेवल में हमें 11th और 12th एनसीईआरटी को करना है, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा, है ना। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट का है कि बॉटनी और जूलॉजी, है ना, यानी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्कूल लेवल पर बॉटनी जूलॉजी नहीं होता है, स्कूल लेवल पर बायोलॉजी का लेक्चरर होता है, ओके। हालांकि काफी कोचिंग में आपको पता ही है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बॉटनी जूलॉजी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो अलग बात है, बट पेपर बायोलॉजी का होता है, ओके। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो पेपर को 4 पार्ट में, मेजर फॉर्म में 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट लेवल कौन सा, सीनियर लेवल का। सेकंड कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। नेक्स्ट कौन सा, पीजी लेवल, जैसे बॉटनी आप पीजी बॉटनी में करते हो या पीजी जूलॉजी में करते हो, एक ही बात है, क्योंकि बायोलॉजी चल रहा है, ओके। और उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हम बीएड में पढ़ते हैं, है ना। बीएड में आपको पता है सेकंड पेपर होता है साइकोलॉजी का, ओके। और ऐसे 4th पेपर होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो उस बुक से भी हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हालांकि उन बुक्स को डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा इसको शॉर्ट आउट में कर देंगे। कुछ कोचिंग्स करवाते भी हैं, तो आप उसको भी थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। अब आइएगा, ये तो था हमारा मार्क्स स्कीम, है ना, कि पेपर में मार्क्स स्कीम क्या चल रही है, ओके, इसका नॉलेज हो गया। अब आइएगा कि आरपीएससी ने जो है पार्ट फर्स्ट में क्या किया। अभी मैंने बोला था कि पार्ट फर्स्ट में उसने क्या किया, 11th और 12th स्टैंडर्ड की बात करनी है, यानी कि सीनियर लेवल, है ना। उसमें कितनी यूनिट
फिर ये 7 यूनिट जो है ना वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से है। आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, नीट लेवल तक तो बच्चे क्या करते हैं कि उनके दिमाग में एकदम सेट होया हुआ है कि हमें जो है स्टैंडर्ड बुक कौन सी हमारी एनसीईआरटी है। लेकिन जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं ना, आपके लेवल पर, है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो बहुत छोटी सी बात है, हालांकि बड़ी अजीब लगती होगी आपको। हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाएंगे, जब हम देते थे अब हम भी ऐसी गलती करते थे, आप दोगे तो आप भी ऐसी गलती करोगे। मार्केट है ये बताइए आपको, तो वो क्या करेगा, गाइड बेचेगा, काफी सारी गाइड, उसको तो बेचना है, उसको तो माल चलाना है अपना, है ना। तो ये फलानी फलानी फलानी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, डैश करके खूब सारी गाइड मिलेगी आपको, बड़ी अच्छी सुंदर सी जो गाइड लाओगे और उसको लेकर घर पे आ जाओगे, और उसमें बहुत सारे करेक्शन होते हैं और कितना इजी है। आपको सिर्फ 11th और 12th एनसीईआरटी याद करनी है और मैं उसका साथ दूंगी, कंफर्म दूंगी, ठीक है। इसे आप अच्छे से उसको याद कीजिएगा, पढ़ना तो है ही, याद करना है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, 11th 12th एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस करूंगी, चाहे बीएससी एमएससी के हैं, पर क्वेश्चन क्योंकि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होती है वो हमेशा एनसीईआरटी होती है, ठीक है। तो जो 7 यूनिट है आगे वाली वो कौन सी है, 11th 12th स्टैंडर्ड, कहां से मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड, देखो इसके बाद यहाँ दिया है, एरो लगा रखा है ना, पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड यूजी स्टैंडर्ड का, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ओके। तो उसमें 8th और 9th 10th 11th 12th 13 14 15 यानी 8 से लेकर 15 यूनिट ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आई हुई है, क्लियर, ओके। उसके बाद पार्ट थर्ड है वो पीजी स्टैंडर्ड का है, तो उसमें से 16 से लेकर 20 है ना, 16 17 18 19 20 ये यूनिट कहां से आ रखी है अपने पीजी, चाहे वो बॉटनी में कर रहे हो चाहे आप जूलॉजी में कर रहे हो, ठीक है। तो उस जगह से आई हुई है। आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको पीजी का है ना, इसके लिए कोई पीजी की मोटी जो है सेल बायोलॉजी की ये ले ली है, और चैम्बरलिन की ब्रायोफाइट के लिए ले ली है, मतलब एसके पांडे की ले ली है, फलाना ढिकड़, इसका पब्लिकेशन उसका, कुछ नहीं करना है आपको। आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर दूंगी, ठीक है, आप उस पेपर में देखना पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आया, बड़ा मुश्किल से 2-5 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, है ना, बड़े मुश्किल से। आपको पता है 100% तो आपका पेपर होना ही नहीं है, तो हम सुपरफिशियल इसको करना है। इतनी मोटी जो आपने जब पीजी किया तो इतनी मोटी मोटी बुक्स लेकर बैठे ना, वो लेने के बैठने की जरूरत नहीं है, ओके। ये भी लगभग आपकी जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें से हो जाएगा। तो अब आइएगा, पहला हम डिस्कशन करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जनरल टैक्सोनॉमी है। जनरल टैक्सोनॉमी का मतलब भाई आप है ना, क्या होता है कि आप टैक्सोनॉमी जैसे लेते हो, आप कहते हो प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी, ऐसे करते हो ना। तो जनरल टैक्सोनॉमी में प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 11th स्टैंडर्ड पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता है। तो ऐसा नहीं कि एनिमल किंगडम की अलग बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो उसमें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह सारे देंगे। तो देखो मैं जरा इसकी आपको पीडीएफ दे रखी, खोलिएगा, और उसमें क्या दे रखा है, देखो सीनियर सेकेंड ईयर टैक्सोनॉमी में डेफिनेशन ऑफ लाइफ, ये कहां दे रखी है आपने, चैप्टर फर्स्ट 11th का चैप्टर फर्स्ट, ये देखिएगा। ये मैं सामने देखो खोल के बैठी हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चे तो हिंदी मीडियम, ठीक है। जैसे ये हिंदी मीडियम की बुक थी, तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है ना। तो इसमें देखो ये चैप्टर फर्स्ट दिख रहा है आपको, देखो द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो यहां से ओके, ये फर्स्ट यूनिट जो दे रखी है आपकी, ये देखिएगा, ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ओके। तो यहां से ये आ रहा है ना, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये पूरा का पूरा पार्ट 11th स्टैंडर्ड की जो चैप्टर फर्स्ट में है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो पूरे होल के लिए दे रखा, तो फर्स्ट में। उसके बाद देखो दे रखा ना, टूल फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, ये भी चैप्टर फर्स्ट में ही है, क्लियर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम सिस्टम, ये कहां दे रखा है अपना, ये जो सेकंड चैप्टर ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिख रहा है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट वहीं पर है, ठीक है। तो हम पूरा करेंगे, टेंशन मत करेंगे, स्पीड तेज रहेगी, ध्यान रखना।
कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में लॉन्ग कोर्स करना है। ओके चलिएगा, अब आती है हमारी, देखो ये फर्स्ट यूनिट हो गई है हमारा जनरल टैक्सोनॉमी का मतलब समझ गए। अब सेकंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एनाटॉमी। अब चूंकि बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो प्लांट एनाटॉमी एंड एनिमल एनाटॉमी, ठीक है। तो ये देखो प्लांट एनाटॉमी एंड एनिमल एनाटॉमी, देखो ये क्या दे रखा है, एनिमल टिश्यू, ठीक है, टाइप, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपको कौन सा चैप्टर है, देखो मैं आपको साथ साथ में बता ही जाऊंगी, ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में ये देखिएगा चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यूनिट सेकंड और चैप्टर नंबर 7, है ना। ऐसे प्लांट टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 6, है ना, एनसीईआरटी 11 का चैप्टर नंबर 6। ओके, ऐसे ही देखो लास्ट क्या देगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट, ये कौन सा अपना, ये देखो चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी की सेकंड यूनिट कंप्लीट, ये देखो ये बोला ना, ये एनसीईआरटी 5, 6 लिखा है, कुल मिलाकर मतलब क्या कहने वाला, एनसीईआरटी की जो सेकंड यूनिट है ना, वो इस चैप्टर में आएगी। ओके, अगला ये यूनिट थर्ड जो कि आरपीएससी के सिलेबस में दे रखा है ना, यूनिट थर्ड, उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी है यूनिट थर्ड, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। यूनिट थर्ड कौन सी है, प्लांट फिजियोलॉजी। आपने देखा एनसीईआरटी 11th का जो 5th यूनिट है, ये देखेगा 5th नहीं सॉरी, प्लांट फिजियोलॉजी 4th यूनिट है। देखो दिख रहा है आपको, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देख लो इसमें क्या देखा, वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, ये दोनों क्या है, सबसे पहला देखा ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट, उसमें है ये दोनों मिलाकर, ठीक है। ऐसे फोटोसिंथेसिस दे रखा है, अभी बोला आपको, रेस्पिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है। अब प्लांट मूवमेंट ये कहाँ है, जो अगला दे रखा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस वाले चैप्टर में है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये थोड़ा सा अलग है। अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो दे रखा है आपका कहाँ, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, लेकिन लिपिड मेटाबॉलिज्म एनसीईआरटी में नहीं है। एक्चुअल में ये जो सिलेबस है थोड़ा थोड़ा, जो स्टेट बोर्ड का जो अपना सिलेबस था ना, जो पहले बुक लगती थी, अभी 1 साल पहले लगी रही थी, आपको पता है 3-4 साल तक लगातार लगी थी, उसमें दे रखे हैं, है ना। तो प्लांट मूवमेंट भी वहां पर है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपको देख ही लिया। मतलब मैक्सिमम जो 2% पार्ट है वो एनसीईआरटी से बाहर है बस खाली, है ना। वो कहाँ है, अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक से, ठीक है। अब आइएगा अगली 4th यूनिट कौन सी है अपनी, देखो 4th यूनिट कौन सी है, एनिमल फिजियोलॉजी, है ना। एनिमल फिजियोलॉजी क्या है, एनसीईआरटी की 5th यूनिट, 11th एनसीईआरटी की 5th यूनिट। देखो मैं बोल रही हूँ आपके एनसीईआरटी से बोल रही हूँ, आप भी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे, ठीक है। देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देख लीजिए, आप देख लो क्या दिख रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दिख रहा है। मैं इधर देखो, ये आरपीएससी का सिलेबस है और इधर मैंने एनसीईआरटी खोली है, ठीक है। तो इसमें देखो चैप्टर 16 है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इधर भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, इधर देखिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बात एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये देखो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इल्यूमिनेशन, ये देखिएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इल्यूमिनेशन, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये लो सब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। अब आप कहोगे मैडम ये रिप्रोडक्शन भी आया हुआ है, तो टेंशन मत करो, ये देखो ये 12th की बुक दिख रही है आपको, इसमें देखो ये मानव जन्म, ये 12th की बुक में है, 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या यहाँ दे रखा है वास्तव वो रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो वो 12th वाली एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, यूनिट 6 में 3rd चैप्टर। ओके, हो गया मामला खत्म। अब ये थी हमारी 4th यूनिट, आगे बढ़े। आगे देखो 5th यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कहाँ आ गया, 12th स्टैंडर्ड की बुक में है। कौन सा वाला, देखो ये आनुवंशिक और विकास, यूनिट 7 में हिंदी और इंग्लिश दोनों देखो बाई लैंग्वेज चलता है, बड़े हो गए हैं आप, बाई लैंग्वेज चलता है, ना शुद्ध हिंदी ना शुद्ध इंग्लिश, ठीक है। तो आप देखो यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन नाम से ही है। अब आप देख लो खुद ही, मेंडेलियन इनहेरिटेंसी, क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंसी, सेक्स डिटरमिनेशन, लिंकेज
अगला देख, अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर आया, कौन सा, ये 50 यूनिट तो यहाँ हो गई थी, ठीक है। अब ये जो 60 यूनिट दिख रही है ना, तो ये वाला थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। हालांकि एनसीईआरटी में ये इस यूनिट का नाम यही है, देखो, मानव कल्याण और जीव विज्ञान, है ना। बायोलॉजी जो है अपना 12th की हिंदी और इंग्लिश, आपको मैं कह रही ना कि लेके दोनों बैठेंगे, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं वो हिंदी, कोई टेंशन नहीं है, सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कि आप हिंदी से पढ़ रहे हैं इंग्लिश से, आपको मैटर आना चाहिए, आपको सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को तो चूंकि पढ़ाना है तो दोनों चीजें लेनी जरूरी है ना। तो अब देखो आप 6th यूनिट में ये दिख रहा है आपको, इसमें एक्चुअल में क्या है, 12th की तो 8th यूनिट है, 12th एनसीईआरटी की, लेकिन उसके साथ राजस्थान बोर्ड से इकोनॉमिक बॉटनी दी हुई है। राजस्थान बोर्ड की बुक में इकोनॉमिक बॉटनी थी, एनसीईआरटी में इकोनॉमिक बॉटनी नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो आप देखो एक बार एनसीईआरटी वाला सिलेबस जो कि दे रखा है आपको पीडीएफ का, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, इंसेक्ट एंड मोलस्का, ये तो आपको यहाँ पे दे रखा है, डिजीज वाला चैप्टर दे रखा है ना। उसके बाद प्लांट यूटिलाइजेशन, सीरियल में व्हीट, राइस, फाइबर यील्डिंग प्लांट, कॉटन, जूट, वेजिटेबल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, स्पाइस में कोरिएंडर, फ्यूनिग्रीन, क्यूमीन, है ना। मेडिसिन प्लांट में कॉमीफोरा, विदानिया, बेवरेजेस में टी एंड कॉफी, और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर। अब देखो ये जो ह्यूमन डिजीज है ना, ये तो एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन बीच में जो इकोनॉमिक बॉटनी वाला पार्ट है ना, वो आपका 12th राजस्थान बोर्ड की बुक में मिलेगा, स्टेट बोर्ड की बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है। तो जूलॉजी वाला पार्ट तो एनसीईआरटी में है, लेकिन बॉटनी वाला पार्ट जो है वो कहाँ मिलेगा अपने को, राजस्थान स्टेट बोर्ड की बुक में। क्लियर ये फंडा। चले अब आ जाइए, देखो अगला है हमारा लास्ट हमारी यूनिट 7, 11, 12 स्टैंडर्ड से कौन सी, इकोलॉजी का पार्ट, जो कि अपने देखो आप 12th की चैप्टर 12th वाली आप जब देखेंगे ना, तो ये देखो 10th यूनिट है, 12th की एनसीईआरटी में लास्ट यूनिट जो 10th यूनिट नाम से, कौन सी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देख लो, आप खुद ही देख लो, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, वही ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला, बायोजियोकेमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वो इकोसिस्टम वाले चैप्टर में दे रखा है, आपको पता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि एनवायरमेंटल इश्यू लास्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का वहां से दे रखा है, आपको पता है एनवायरमेंटल इश्यू वाले में है, ठीक है। तो ये थी हमारे कौन सी 11, 12 की एनसीईआरटी बुक। अब देखो ये तो थी रेफरेंस बुक, इसलिए मैंने सामने रख रखी है। अब बचती है नेक्स्ट बात कि इसका पार्ट सेकंड, देखो मैंने इसके बाद यहां दे रखा है, ये पार्ट सेकंड है यूजी स्टैंडर्ड का। इस बारे में मैं आपको एक सलाह दूंगी, छोटी सी सलाह है हालांकि, ठीक है, हो सकता है आपको पसंद हो या ना हो, है। यूजी और पीजी स्टैंडर्ड में आपने चाहे अलका पब्लिकेशन की पढ़ी है, चाहे पांडे की बुक पढ़ी है ना, जिस भी पब्लिकेशन की पढ़ी है, शिक्षा पब्लिकेशन की पढ़ी है, एसपी की मतलब कहने का मतलब, है ना, तो आपने रस्तों की पब्लिकेशन की पढ़ी है, तो जिस भी स्टैंडर्ड में सामने बहुत सारी बुक पढ़ी है, पर आप उलझ जाते, इसलिए मैं यहाँ लाइकर नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड बुक है, ये तो रेफरेंस बुक है, ये तो आनी ही है आपको, है ना। लेकिन जो यूजी और पीजी की बुक जिसका एक भंडार सा पड़ा है, वो नहीं लाई हूं मैं। क्यों? क्योंकि उससे आप फंस जाओगे, आपको सोचोगे कि मैडम ने ये कहा है तो मैं ये यूज करूँ, नहीं। आपने जो बुक बीएससी में यूज की थी खुद के समय के लिए, बस उस बुक को उठा लेना। और इसमें भी आपको बता देती हूँ कि काफी सारा पार्ट एनसीईआरटी से आता है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी तो आपको बाइबल, कुरान, गीता कुछ भी मान लो, वो आपको तो यूज करनी है, उसका तो वर्ड टू वर्ड निकल ही जाएगा। चलो आप खैर हम देखो, हम उठाते हैं यहां से यूजी स्टैंडर्ड से 8th यूनिट कौन सी है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में बॉटनी और थर्ड ईयर में जूलॉजी, है ना। अब आप देखो कि ये सेम चैप्टर, ये कौन, सेल का स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन, ये आपको 11th की एनसीईआरटी, है ना, 11th की एनसीईआरटी में ये देखिएगा, मैंने सामने के बोर्ड पे लिख रखा है, पर मैं आपको शक्ल से दिखाऊंगी क्योंकि आप बीएससी देखते बीएससी की बुक छांटना शुरू हो जाओगे, है ना। तो ये देखो आप, ये देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कौन सी है, 11th
एनसीईआरटी में। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ सेल सरफेस, यानी कि सेल प्रोसेस, सेल ऑर्गेनेली, क्रोमोसोम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग सेल यानी कि बायोमोलिक्यूल, ये भी बोला था मैंने आपको। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये सारे के सारे इस यूनिट में है ऑफ इस सेल डिवीजन यानी सेल साइकिल। ये सारा कौन सा है, ये देखो आप शक्ल देखो, यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये देखो सेल स्ट्रक्चर, फिर बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल, ठीक है। तो फिर मैंने कहा क्योंकि उस बुक को रेफरेंस बुक नहीं मानेंगे, ये बुक रेफरेंस बुक है। अगर कभी क्वेश्चन गलत हो भी जाता ना आरपीएससी में, आपको पता है हर एक पेपर में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर आप उसको क्लेम करते हो तो रेफरेंस बुक चाहिए आपको, और रेफरेंस बुक हमेशा एनसीईआरटी की चाहिए। आरपीएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे आरएस, आईएएस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी पेपर देते हो ना, हमेशा रेफरेंस बुक जो है कौन सी होती है, एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चाहे यूजी लेवल लिखा हुआ है, पर ध्यान रखना ये एनसीईआरटी में है ये यूनिट, ठीक है। आ जाइए अगला, टैक्सोनॉमी है ना, यूनिट 9 टैक्सोनॉमी के नाम से ले रखी है, ओके। ये आपको पता है, अगर आप टैक्सोनॉमी की बुक लोगे, क्या मस्त वाली, ओ हो का भीड़ है उसमें, है ना, अक जाओगे आप, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या हो जाएगा, जो आपके वो जो चैप्टर था ना, ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले में, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद फैमिलीज है, वो फैमिलीज 3 तो उसमें मिल जाएगी, 1 2 आपको पढ़नी पड़ेगी अलग से। तो देखो मैं आप बोलती हूँ उसके बाद कौन सी टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम एंड क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म इन एनिमल, ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वाले में मिलेगा, ठीक है। कि साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेड एंड कॉर्डेड अप टू ऑर्डर लेवल, कहाँ मिलेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, एनिमल किंगडम, यहाँ सारा मिल जाएगा। और वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजर ग्रुप अप टू क्लास, फ्लोरल वेरिएशन इन रेनकुलेसी, एपिएसी, एस्ट्रेसी एंड पोएसी, ये सेकंड ईयर में टैक्सोनॉमी की बुक लगती है, ठीक है। तो वहां मिलेगा आपको, ठीक है। जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे पूरा कराने की, बाकी आपको मैं बता देती हूँ, पहले सिलेबस डिस्कशन जरूरी है। अगला आ जाइएगा जो है अपनी यूनिट 10 रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ लोअर एनिमल, है ना। ये आपको इसके लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है। शॉर्ट तो मिल जाएंगे आपको पर डिटेल नहीं है, क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल दे रखा है पूरा, किसका, अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरेटिमा, है ना, पेरिप्लेनेटा, राना और रैबिट, ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में ही मिलेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिएगा अगला यूनिट कौन सी है अपनी, देखो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ लोअर प्लांट। देखो लोअर प्लांट में कौन से, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये आपको, ये जो दिख रहा है आपको प्लांट किंगडम चैप्टर दिख रहा है, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, यहाँ पे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। क्योंकि इसने कोई पर्टिकुलर नाम से नहीं दिया कि भाई कारा की लाइफ साइकिल है, स्पाइरो वगैरह की लाइफ साइकिल है, पाइनस की लाइफ साइकिल है, साइकस की, ऐसा कुछ नहीं दिया। इसे जनरल एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो दे रखा है, और जनरल सारा इसमें दे रखा है। तो अपने को जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ना तो बस हम यहीं से पढ़ लेंगे, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैसे इसको डिटेल कराऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सी, हमारी 9th 10th और 11th यूनिट। देखो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी मैंने जो है ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया है, मैंने जो है सीक्वेंस वाइज बना दिया, हालांकि इससे जो ग्रेजुएशन फर्स्ट यूनिट है, सेकंड, थर्ड ऐसे बांटा है, पर मैंने इसलिए बोला कि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो कि मेरे को कितने जो है यूनिट करनी है, इसलिए मैं टोटल सीक्वेंस से, मतलब सीनियर से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 20 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो चलो अगला देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अगली यूनिट कौन सी अपनी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये देखो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ना, 12th यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें चिक की सारी डेवलपमेंट आता है ना, ह्यूमन का डेवलपमेंट आता है, मीनिंग एम्ब्रियोजेनेसिस पूरा का पूरा, ठीक है, जाइगोट से लेकर यंग वन तक बनने की प्रोसेस। तो ये आपको शायद बीएससी सेकेंड ईयर की जूलॉजी का, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, जूलॉजी का है पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, है ना, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग,
ये थर्ड ईयर का पार्ट है, सॉरी थर्ड ईयर में मिलेगा ना, बीएससी थर्ड ईयर में है ना। तो एंडोक्राइन, ओव्यूलेशन, ये सारा का सारा बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी की बुक में मिलेगा, बॉटनी की नहीं, ठीक है। अगला आ जाइए रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, ये आपको थर्ड ईयर की बुक में मिलेगा, ओके, पूरी होल लाइफ साइकिल मिलती है आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इथोलॉजी, ये आपको पता है थर्ड ईयर जूलॉजी की बुक जो है इथोलॉजी में मिलता है, ह्यूमन बिहेवियर का सारा, मतलब एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नहीं, एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है। कौन सा टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर, देखो फीडिंग, लर्निंग, इंस्टिंक्टिव और जो है ना रिप्रोडक्टिव, ये जो बिहेवियर शो करते हैं एनिमल्स लोअर से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने, पूरी बुक पढ़ के पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि एक पूरी बुक है इथोलॉजी पर, तो आपको इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। अगला है देखो, अगला बायोस्टैटिक्स, ठीक है। बायोस्टैटिक्स आपने देखा है कि सेकेंड ईयर बॉटनी में पढ़ा और थर्ड ईयर जूलॉजी में भी पढ़ा, तो ये बायोस्टैटिक्स जो अपना एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बायोस्टैटिक्स नाम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ राजस्थान बोर्ड की बुक में थोड़ा बहुत दे रखा है, पर अपने को वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बीएससी, क्योंकि इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेबुलेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डाटा हिस्टोग्राम, पाई लाइन चार्ट, ये जगह दे रखा है। वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई लंबा चौड़ा मीन, मोड, मीडियन, आपको पता है कि 10th की जो अपनी मैथ की बुक होती है उसमें से थोड़ा सरफेस व्यू करना है, कि फॉर्मूला कर लिया, छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही करना है आपको, लंबा चौड़ा कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका बीएससी लेवल का सिलेबस डिस्कशन, ओके। अब आता है देखो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी लेवल, पीजी कुछ आपको पता है जूलॉजी में कर रखी है, किन्होंने बॉटनी में कर रखी है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, पीजी लेवल पर इन्होंने जो है कॉमन चैप्टर दिए हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक जो है वो बॉटनी की पीजी से, जूलॉजी की पीजी से, ऐसा नहीं चैप्टर दिया, देखो बहुत ही अच्छे से दिया। इकोलॉजी आपको पता है कहाँ से आती है, जूलॉजी वाले भी पढ़ते हैं और बॉटनी वाले भी पढ़ते हैं, पर आपको पता है क्या होता है, ये आराम से 12th में दे रखा है सारा का, देखो मैं बोलती हूँ आपको, देखो इसने पोस्ट ग्रेजुएट इकोसिस्टम, क्या मस्त वाला चैप्टर दे रखा है, 12th की एनसीईआरटी, ये हिंदी मीडियम की खुली मेरे पास, देखो ये रहा अपना लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट में ये देखिएगा, ये पारितंत्र नाम से दिख रहा है, वो 10 सॉरी और 16th नंबर चैप्टर है ना। तो 10th यूनिट 12th एनसीईआरटी में 10th यानी लास्ट यूनिट का जो है 14th नंबर चैप्टर, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इकोसिस्टम कंपोनेंट, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, एनवायरमेंटल फैक्टर, अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, ये दे रखे अपने कहा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, यानी कि जीव और समष्टि वाला चैप्टर है, 10 नंबर चैप्टर 10वीं यूनिट में 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद देखो ये पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, देखो सक्सेशन दे रखा है इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन दे रखे है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर, मतलब कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये जो 10th यूनिट है ना, ये इसका 13, 14 और 16 केवल एक चैप्टर छोड़ा है, बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन, ये छोड़ा, पर इसमें ध्यान रखो, टेंशन मत करो, अभी इसका भी आएगा पार्ट, इसका भी आएगा। तो ये एक तो आपका आराम से एनसीईआरटी से हो जाएगा, कौन सा वाला, ये, क्योंकि थर्ड ईयर की बुक लेकर बैठे हो ना पागल हो जाओगे, इतनी इकोलॉजी दे रखी है, वहां जरूरत नहीं इतनी है ना। चलो अगला देखो यूनिट 17th यूनिट, कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स में आप देखो सामने पड़े, मेरे को जी घबराता है उसको देखते हुए ना, तो इतनी कोई माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। कहाँ है बताओ, ये देखिएगा 12th की एनसीईआरटी में 9th यूनिट है, पहले बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट और प्रोसेस दे रखे हैं, एंड देन उसका यूजेस दे रखा है, इंपॉर्टेंस है ना, तो एप्लीकेशंस दे रखी है। तो इसमें भी देख लो आप, डेफिनेशन, स्कोप, एप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल, प्लांट, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, मेथड एंड एप्लीकेशन, पूरा का पूरा 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारा, थोड़ा बहुत अगर कोई, बाकी क्या होता है कि इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कुछ छूट भी जाएंगे, मान लिया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, तो वहां से आप याद कर लीजिएगा, इतनी मोटी बुक लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, बेवजह
पागल हो जाओगे आप, ध्यान रखना। फिर क्या होगा कि जो बेसिक चीज है ना वो तो भूल जाओगे और वहां की थ्योरी मोटी पढ़ने के चक्कर में खराब हो जाओगे। तो चलिएगा अगला देखो 18th यूनिट टेक्निक्स है। टेक्निक्स जैसे भी मैंने बॉटनी में रखा तो मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम बॉटनी करते हैं, सॉरी पीजी जब फिजियोलॉजी में करते हैं तो उसमें टेक्निक्स आती है। कौन कौन सी देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, कोलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एलाइजा। ये वैसे आपको मैं बता देती हूँ जूलॉजी की थर्ड ईयर की चैप्टर में, थर्ड ईयर की बुक में दे रखा है। और प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप एमएससी करते हैं या जैसे मैंने एमफिल कर रखी है तो एमफिल के भी थर्ड जो पेपर था वो पूरा का पूरा बायोटेक्निक्स का था, ठीक है। तो वहां इतना पढ़ेंगे तो इससे बढ़िया कि शॉर्ट आउट छोटे मोटे वीडियोस देख लेना बस बहुत है। यूजेज, एप्लीकेशंस, इसका स्ट्रक्चर है ना वो सारा चीज पता होना चाहिए आपको। इसके लिए मैं अवॉइड नहीं करूंगी, थोड़ा बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी जूलॉजी वाले में भी दे रखी है और एमफिल जब करते हैं तो वहां पे एमफिल में भी दे रखा है माइक्रोस्कोपी, है ना। और जूलॉजी की थर्ड ईयर की या सेकंड ईयर की बुक है वहां पे दे रखा है आपको, ठीक है। और लास्ट आ जाओ भाई, जो कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर बच गया था, कौन सा यूनिट, इकोलॉजी। मैंने यहाँ इकोलॉजी लिखा कि स्पेस बचा नहीं था, ठीक है। तो ये है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये देखो कौन सा वाला एनसीईआरटी का जो लास्ट यूनिट है उसमें जीव विविधता और संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन वहां से है ये। और कुछ जूलॉजी का पार्ट दिया, देखो क्या दे रखा है इसने, देखो एंडेमिज्म, हॉटस्पॉट, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू राजस्थान। ये एक नया है, ये राजस्थान स्टेट बोर्ड की बुक जो है ना वहां मिलेगा ये वाला पार्ट, है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्वायर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में रखे। हाँ, इसका थोड़ा सा पार्ट आपको राजस्थान स्टेट बोर्ड की बुक है उसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी जब ये चैप्टर कराऊंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये थे हमारे टोटल 20 यूनिट। कहाँ थी देखो बेटा, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 7 तक। ये खाली नाम ये है कि एनसीईआरटी से केवल ये है, वास्तव में ये भी एनसीईआरटी से भी मैंने आपको बता ही दी है ना। मैंने को यहाँ लिख रखा है, ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी यूनिट साथ साथ में चल रही है, ठीक है। और मैं इसके बाद आपको सिलेबस भेजूंगी, उसके साथ भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि एनसीईआरटी की कौन सी यूनिट है। और अगर आपको ये पहली बार में नहीं समझ में आया सिलेबस डिस्कशन तो उसको वापस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि ये टोटली फ्री है, ठीक है। कोई इसमें पैसा नहीं है, सारी निःशुल्क क्लास चलेगी, मेरा जुनून है, बस इतना सोच लीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे साथ दीजिएगा ताकि मैं, आप जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जितना इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, मेरे को अंदर से एनर्जी मिलेगी, तो मैं फुल एनर्जी के साथ पूरा सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करूंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा दूसरा एक पसंद का सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर ऐड है, कौन सा, ये तो अभी तक बायोलॉजी थी, मेरा दूसरा सब्जेक्ट क्योंकि मैंने एमएड कर रखी है साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, वो भी यहाँ पर है। कौन सा, पार्ट 4 जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है ना, ये देखिएगा पार्ट 4 एजुकेशन साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये मेरे बहुत ही पसंद के टॉपिक्स हैं, तो मैं उसको भी कराने की पूरी ट्राई करूंगी, 2-5 वीडियो इसके बनाऊंगी, उसको आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फंक्शन है ना, जो है पेडोलॉजी, फिजिकल एंड कॉग्निटिव, सोशल, इमोशंस, ये सारे मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के साथ इसको मिक्स नहीं करते। उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने कहा था आपको कि हम क्लास को किस तरीके से हाई एनर्जेटिक और इंटरैक्टिव क्लास बना सके ताकि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सके। तो इसमें सारा का सारा टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लासरूम को किस तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ये आज तो था केवल शुरुआत, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जब भी हम किसी मैदान में उतरे ना तो हमें थोड़ा अंदाज होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां की कुछ फीचर तो बताओ। तो ऐसे हम जब हम कंपटीशन उतरे हैं ना तो आप देखो लाखों बच्चे बैठेंगे जिसमें मुश्किल से 200-400 का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। 2000 में था, आपको पता है सीट कितनी है, मैं बोलूंगी नहीं, मैं ताश नहीं करूंगी। तो आप है ना उसमें से एक है, ध्यान रखना, और वो एक सीट हमारी ही है, हम दिमाग में लेकर बैठेंगे वो सीट हमारी ही है और हमें उसे हासिल
हासिल करना ही है, ठीक है। तो मैं आपके साथ हूँ, आप बस इतना साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ओके, बाय।